अभिषेक पंच में शामिल आशीर्वाद देने वाले मेरे सभी ईश्वरासीन आदरणीय निशा झा जी, गुरु चंद्रभान जी, विद्यालय परिवार के सभी माननीय शिक्षकगण, भारत के वर्तमान मेरे छोटे भाई बहनों, मैं विश्वास नहीं करता कि केवल तुम देश हो, भविष्य में जितनी तुम्हारी भूमिका है उतनी हमारी भी है और उतनी हमारी गौरव। इसलिए जो देश जो आपका है, आप इसके वर्तमान हैं। आमतौर पर हम आपको भारत का भविष्य करके आपके अधिकार की अनदेखी करते हैं। मुझे एक वाक्य आपके अधिकार की अनदेखी अच्छी लगी है, इसलिए मैं आपको भारत का वर्तमान मानता हूँ। आज बात से आए हुए अभिभावकगण और जिनकी गिनती है ये मध्य विद्यालय मोहनपुर के सक्रिय संक्षेप से सक्रिय योगदान की यहाँ से आए। एक तो बच्चे थक गए हैं और इनकी उम्र में मैं भी होता तो भाग जाता, इसलिए मैं किसी भी तरह का भाषण नहीं देने जा रहा। और वैसे समय में जब दाहिनी तरफ से पूरी की सूंची महक उठ रही हो तो बचपन के दिन याद आते हैं जब ऐसी पीढ़ी को हम लकड़ी के टुकड़े में उठा लिया करते। मेरा मन बार बार उस तरफ भागता है, बचपन के उन दिनों को पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ आपके बीच आपको सीखने आया हूँ कि ये बड़ा विद्यालय है, भारत के विभिन्न राज्यों में जाने का मौका मिलता रहा है। मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई इसी राज्य के शब्दहीन सरकारी प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई और उसका अंत तो नहीं होता किसी पढ़ाई का, लेकिन डिग्रीधारी पढ़ाइयों का दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ। मुझे लगता है कि ईश्वर के पास कोई आवेदन देना होता तो मैं भी आवेदन दे देता कि हे ईश्वर, मेरा जन्म 60वें 20वीं सदी के 6वीं दशक में न कर 20वीं सदी के आसपास करना था कि मैं भी मोहनपुर विद्यालय का छात्र होता और आपकी तरह ये सच समझ के कुछ हासिल करता और इसके बड़ों का आशीर्वाद। मेरे जीवन में तो ये सुख एक बार आया था जब नाम के साथ क्लियर डॉट लगा था और हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं। बड़ी सुंदर के चपरासी और ऑफिस के किरानी बाबू हमारा प्रमाण पत्र दे दिया। प्रमाण पत्र लेना भी बड़ा दुखदायी था। पॉकेट मनी हम बचाते थे इस काम के लिए, विशेष नहीं करना और हमारे साथ बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा कहना बहुत समझदार है। मेरे समय और आपके समय में बड़ा फर्क है। ये है कि हम तमाम बड़े लोग ये बात कहते हैं कि हमारे समय की शिक्षा, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे हम बड़े महान शिक्षा देने की चीज है। हमारे समय की शिक्षा और हमारे समय की शिक्षा में बड़ा फर्क ये है कि हमारे समय की शिक्षा ये कहती थी कि समाज में 100 लोगों में 15 लोगों को आगे बढ़ने का हक है, 85 लोगों को पिछड़ने का पूरा अधिकार है। यदि तुम नहीं पिछड़ते हो तो तुम्हें पिछाड़ दिया जाए। अब यहाँ जो भी लोग बैठे हैं मंच में या पीछे, वे सब सब उन 15 लोगों में शामिल हैं जो इस अखाड़े में 85 लोगों को पछाड़ के आगे बढ़े। आप जिस तरह में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि देश के सभी बच्चों को कम से कम 14 वर्ष की उम्र या 8वीं कक्षा तक की शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए एक समय बदला, हमारे समय की शिक्षा असफल कराने वाली थी और वैसे गुरुओं का साथ जिन्होंने कभी अपने असफल छात्रों पर आंसू नहीं लगाया, जिन्होंने कभी कोई व्रत नहीं रखा, या स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो या विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा या प्रमाण या जब परीक्षा फल निकलता था, ऐसा एक भी गुरु इस राज्य का नहीं था जिसके घर में एक शाम चूल्हा इसलिए नहीं जले छात्र असफल हो। यह अब असंवेदनशीलता जो शिक्षा में रही है भारत की, और यह एक तरह से औपनिवेशिक शिक्षा की बड़ी चीज है। आपका यह हक है कि आप औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति की चीज नहीं होता। इसलिए आज का दिन जो आपके दीक्षांत का दिन है, भारतीय परंपरा में 12 साल की शिक्षा की व्यवस्था रही है। बौद्ध शिक्षा में 8 साल 12 साल 20 साल की व्यवस्था रही है। आपने 8 साल की शिक्षा पूरी की। भारतीय विरासत में शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का अलग अलग प्रावधान है। यह आपके लिए एक गृह कार्य है कि आप जाके पता करें कि राम के जीवन में विश्वास और वशिष्ठ क्या है, उनके कौन उनका शिक्षा गुरु और कौन उनका दीक्षा गुरु। मैं बता दूंगा तो खोजने का
का पुनर जाता है। दूसरी जो बड़ा परिवर्तन हमारे और आपके समय में आया है वो ये है कि हम कहानी पढ़ते थे कछुआ और खरगोश की। उसमें कछुआ बहुत धीमी गति का जानवर, धीरे 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 चलने वाला। कछुआ आश्वस्त है कि वो तेज चलेगा, तेजी पहुंच जाएगा कछुए को। हमारे समय में ये कहानी इसलिए पढ़ाई जाती थी ताकि हमें ये सिखाया जा सके कि लगातार और धीमे धीमे अपना काम करते रहो, तुम्हें भी जंगली तुम हमारे समय में ये कहानी बदल गई। कछुए और खरगोश ने वहां पहुंच के, जहां कछुआ पहुंचता है और खरगोश सोया हुआ है, वहां कछुआ खरगोश को जगाता है और कहता है कि जग जा मेरे भाई, आगे इस तालाब में मेरी गति धीमी हो जाएगी, इसलिए अब हम मिलजुल के साथ चलने की कोशिश करते हैं। कछुआ खरगोश की अपनी पीठ पर बैठाता है, पानी पार कराता है और जहां खाली मैदान है वहां खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठता है और दोनों मिलकर इकट्ठे लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आपका समय सहयोग के साथ लक्ष्य पर पहुंचने का है, किसी एक शक्ति से पहुंचने का नहीं। पिरामिडिक सोसाइटी की संकल्पना अंग्रेजों ने भारत में की थी। आजाद भारत में वह पिरामिडीय व्यवस्था नहीं चलती, इसलिए आप सबको सफल होना है तो हुजूम और समूह में सफल होना है। इसलिए आज का यह दीक्षांत सहयोग में विश्वास रखने वाला होना चाहिए। मुझे लगता है कि यदि आप साथ चले, साथ पढ़ें, मिलजुल के काम करें और एक साझी समझ बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो, ये अच्छी बात। आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे जीवन में भी लागू नहीं करते तो ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप हमारे ही जैसे हैं। जैसे हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि सफाई का क्या अर्थ है, हम जहाँ बैठे होते हैं वहां झोल झाला लगा होता है। आप उस झोल झाला को देख के समझ सकते हैं कि पढ़ाई का हम पर क्या असर है। यदि आप भी वैसे ही शिक्षा ग्रहण करके हमसे आगे निकल रहे हैं तो हम पर आपकी कोई फर्क नहीं है। तो 21वीं सदी की शिक्षा वही शिक्षा रही जो हमारे समय की शिक्षा। आपके समय की शिक्षा ये कहती है कि आप संवेदनशील बनिए, बड़ों का आदर करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसी क्षण ये ख्याल रखिए कि भारत का इतिहास बच्चों और युवाओं का इतिहास है। देश भारत का है, एकलव्य का है, आरुणिका है, लेखिका का है, युवा लोगों का है और बालक अभिमन्यु का है। ऐसे में वहां से शक्ति पाते हुए, वहां से शक्ति इकट्ठा करते हुए, जहां आपको लगे कि आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां की भारतीय परंपरा हमें सिखाती है कि हमें नचिकेता की तरह अपने पिता के सामने भी यह दर्ज कराना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमारी शिक्षा ने हमें चुप रहने की कला सिखाई है। अच्छा स्कूल वह है जहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो। भारत में हम मानते हैं कि जो चुप हो गया वो मर गया, शांत हो जाना मर जाने को गया। दूसरी तरफ हम बड़े लोग वैसे स्कूलों को अच्छा स्कूल मानते हैं जहां हम अपने बच्चों के नामांकन के लिए जाते हैं और लौट के आके कहते हैं कि बाप 4000 विद्यार्थी है, लेकिन क्या मजाल की कहीं से कोई आवाज सुनाई थी। मैं अपने वैसे भले मित्रों से पूछता हूँ, स्कूल में नामांकन किया है, श्मशान में डाला है बच्चे को, क्या बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, वर्तमान जो बच्चों को बोलना नहीं सिखाया, हमारी विरासत हम मौखिक और वाचिक परंपरा के लोग जिन्होंने हजारों साल अपनी वाचिक परंपरा में बिताए हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपनी विरासत, अपने ज्ञान और अपने ज्ञान सृजन की कला और क्षमता को पहुंचाया है, तो समाज में यदि चुप रहने की कला सिखाओगे तो ये समाज कभी भी न तो शिक्षित हो सकता, समझ बनाने में ये बचपन की एक घटना याद है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरे दादाजी पढ़े लिखे थे, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है क्योंकि वो शास्त्री विद्यापीठ में पढ़े थे और मेरा नाम उन्होंने रखा है, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे होंगे। उसका कितना सही व्याख्या या उसका उस नाम का चुनाव नहीं है ये नहीं जानता, लेकिन मेरी जो मातृभाषा है उसके साथ अन्य शब्दों का, देश विदेश शब्दों का खूब मेल रहता है।
हमारे बचपन में आराम से लोग कहते थे कि फजीरे बस पकड़ ले होगा। उस फजर का फजीरे होना, ये चाहे जो मामला हो, लेकिन मेरी मातृभाषा भोजपुरी में फजीरे बस पकड़ ले। मैं आप ही की तरह 8वीं कक्षा का छात्र था, एक मिशनरी स्कूल में पढ़ता था, एक प्रतियोगी परीक्षा पास करके गया था, शरीर भर खून मेरा भी बढ़ा हुआ था। मैं तो समाज का वो आगे बढ़ा हुआ वाला बच्चा हूँ जो एक अच्छी स्कूल में पढ़ता है और एक प्रतियोगी परीक्षा में सैकड़ों छात्रों को बचा के आया है। छुट्टियों में घर गया था, दादाजी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? मैं जिला मुख्यालय जा रहा था मुख्यालय। मैंने उनसे कहा कि जा रहे हो तो खादी ग्रामोद्योग से दरियाफ्त करने आना, आता आना। कुछ बात उन्होंने और बताया। वास्तविकता यह है कि मैंने उनके निर्देश को समझा, लेकिन ये कैसे कहूं कि आप ये बात नहीं समझे, क्योंकि हम या आपकी उम्र में भी आप हैं, ये 0 वर्ष की उम्र है। इस समय लगता है कि एको हम दूजो नाती, मैं मैं जो सोच रहा हूं वही सब कुछ है। दुनिया मेरे बारे में गलत सोच रही है। किशोर वय की एक समझ, मेरी भी समझ। मैं लौट के आया, गर्मियों का दिन था, मैंने देखा कि एक आदमी थोड़े दिन के बाद मेरे दादाजी से बहुत तेज डांट खा रहा है। मैं निष्कर्ष नहीं निकाल सका कि ये मेरे पाप का प्रतिफल है। जब वो सज्जन चले गए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम दरियाफ्त का मतलब समझते हो? मैंने उनका नीचे किया और कहा कि मतलब नहीं है। तो वो एक ही बात मुझे बताई कि जो बात तुम नहीं जानते, उससे, अपने पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने मित्रों से, साथियों से, माँ बाप से नहीं पूछोगे तो पूछोगे किससे? यदि पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? इसलिए एक गांठ तो मैंने बचपन में मान ली, छोटा हो, बड़ा हो, आगे बढ़ा हुआ हो, पीछे छूटा हुआ हो, मैं सबसे सीखता हूँ। मैं अपने घर के उन बच्चों से भाषा ज्यादा सीखता हूँ, क्योंकि भाषा के सहारे भाषा को ज्यादा समझने की कोशिश करता हूँ, जो मुझसे बहुत छोटे हैं। वास्तव में भाषा की समझ उन लोगों ने मुझे दी। भाषा सीखने का जो पैटर्न है वो तो मैं उन्हीं से सीखता। एक तो आपकी आज की जिम्मेवारी ये है कि आगे रास्ता अकेले अकेले का है, पावर रास्ता बदल खुद झेलेगा। आप में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आप अपने आप को इस राह पर ले जाना चाहें, उस राह पर ले जा सकते हैं। मेरे आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, और शिक्षा जो हमें पाखंडी और चालाक बनाती है, उस शिक्षा का सहारा मत लें। वह शिक्षा जो हमें झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है, उस शिक्षा का विश्लेषण करना। हमारे गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, वो माफ करेंगे कि मेरी झूठ बोलने की पहली ट्रेनिंग मेरे विद्यालय में हुई। पहली बार जब मुझसे कहा गया था कि मेरा विद्यालय पर लेख लिखो, वास्तव में ये झूठ बोलने की पहली सीढ़ी थी। मैंने अपने विद्यालय पर लेख लिखा ही नहीं। मैंने उस विद्यालय को जिसको कभी देखा नहीं था उस पर लेख लिखा। मेरे विद्यालय में जहाँ एक सूखी हुई डंठल थी, वहां मुझे लिखना पड़ा मेरे विद्यालय की हरी भरी बतिया, इससे उसको पता नहीं है। मैंने जितना बढ़िया झूठ लिखा अच्छी भाषा में, गुरु ने उतना खुश होकर उतना नंबर दिया। बिहार भर में सिर्फ सफेद गाय पर लेख लिखे गए। कभी गाय जैसे हमारे समाज में होती न हो, काली गाय होती न हो, क्योंकि हमने तो लेख भी लिखे उन किताबों से जो हमें लिख के उपलब्ध करा दिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने तो हमको अपना स्कूल देखने नहीं दिया। उसने भी कहा कि तुम हमारी नजरिए से, कम से कम आपके पास ये समय है, लेकिन अपने नजरिए से देखो, चीजों को निष्कर्ष निकालो, विश्लेषण करो, तार्किक बनो, अपने आसपास जो घटित हो रहा है उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करो। ऐसा विज्ञान कभी मत पढ़ना जैसा विज्ञान पढ़ के हमारी पीढ़ी के लोग और हमसे बड़ी पीढ़ी के लोग जंगल विभाग के अधिकारी बने। इतिहास हमें ये बताता है कि जब से पढ़े लिखे लोग जंगल विभाग के अधिकारी होने लगे, जंगल अधिक घटने लगे। मैं जिस जिले का रहने वाला हूँ, पश्चिमी चंपारण, हमारे बचपन में उस जंगल में खैरा, कथा, न जाने साबे, भगवान, साल, न जाने कितने तरह के पेड़ पाए जाते। जैसे हमारे यहाँ ऐसे पदाधिकारी गए, पढ़ लिख के दिल्ली के धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड का बड़ा प्रमाण पत्र लेके
दुनिया में भी पाँव रखा नहीं, तो ये टेलीफोन नहीं था, मोबाइल बात पूरा घर बजाना पड़ता। फोन आ गया, एक मेहमान एक बढ़िया सोफा सेट बनवा के भेज देते तो बड़ा अच्छा है। लोगों ने हमारे यहाँ जंगल काटे और भालुओं ने हमारे यहाँ जंगल बचाया। यदि वैसी शिक्षा जो तुम्हें तुम्हारी विरासत की, तुम्हारे परिवेश की रक्षा करना सिखाती हो, वो नहीं पाते, उसमें विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारी जो आधुनिक शिक्षा है वह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हो या बिहार पाठचर्या की रूपरेखा, हमें एक अभ्यास समाती है और वो ये सिखाती है कि किन चीजों के सहारे हमें आगे बढ़ना है। मैं कहानी के द्वारा अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। उसकी बननी बंद हो गई, तो ये बहुत घातक है। उसकी सुगंध के सहारे को बोल रहा भाई, संगीत के आदमी को नहीं, संगीत के आदमी को यदि कुछ मिले, मेरा शरीर ये बताता है कि मैं खाऊंगा आदमी नहीं, वो पूरी बनी के बंद हो गई। सुगंध शक्ति दे रही। मैं आपसे ये कह रहा था कि एक तो अपने समय और संदर्भ की जो शिक्षा है उसको जानने की आवश्यकता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। दुनिया का एक भी ऐसा संस्थान नहीं है कि ये दावा कर सके कि उसने सबको एक जैसा बना दिया। इस देश की जो तथाकथित सबसे बड़ी अभियंत्रण की संस्थान है IIT, IIM, यह भी दावा नहीं कर सकता कि उसने अपने सभी बच्चों को एक जैसा बना दिया। ये नहीं कह सकता कि उसने सभी बच्चों को एक जैसा बना दिया, क्योंकि हमें प्राकृतिक भिन्नताएं हैं। प्रकृति ने हम लोगों को भिन्न भिन्न शक्तियां दी है, ताकत दी है। उसका उपयोग, उसका सदुपयोग करके हम अपनी भिन्नता की रक्षा कर सकते हैं, बचा सकते हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो आपको समाज में अपनी पहचान अच्छे रूप में, अच्छे ढंग से स्थापित करनी है। स्वाध्यान मां पर अपने अध्ययन से कभी विरक्त मत करो, शॉर्टकट मत अपनाना जीवन में। उन बड़ों के चक्कर में कभी मत पड़ना जो तुम्हें आश्वस्त करें कि चिंता न कर बेटा, जिला स्कूल में सेंटर पड़ेगा, उसकी चार दीवारी से चीख तुम्हारे टेबल पर होगा। मैं जानता हूं कि हमेशा बड़ी पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को ठगा, छला और चोर बनाया। किसी बच्चे ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जाके मैट्रिक का प्रमाण पत्र नहीं ढूंढा है। वे हम लोग हैं जिन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की चिट्ठियां पकड़ाई और बच्चे के पास तक चीज पहुंचाई। तो वह शॉर्टकट जीवन में कभी मत अपनाना, आगे नहीं बढ़ो। मैं अपने समय की तल्ख सच्चाइयां तुम्हारे सामने रख रहा हूं, कोई छिपाई बात नहीं रख रहा। वो सच्चाइयां जिसे मैंने इस समाज में अनुभव किया है, वह सच्चाई जिससे मैंने अपने आसपास के लोगों को पिछड़ते हुए देखा है, वह सच्चाई जिसके आधार पर आज हम कहने को मिलती है कि BA पास करके लोग पढ़ाने के लिए स्कूलों में आ गए और उनको अपना नाम लिखना लगा। आप कृपया वैसी पीढ़ी के निर्माण में, वैसी पीढ़ी के विकास में योग न दें। आपको यदि अपनी पहचान बनानी है तो अपने आप को विकसना है, अपने आप को विकसित करना है। आवश्यक है कि आप अपने अध्ययन से विरक्त न हो, अपने मन का करो। हमारी आधुनिक भारतीय शिक्षा ने जिस चीज का सबसे अधिक बहिष्कार किया वो है संगीत, और जीवन लयहीन हो ही नहीं। हमारे जीवन को सर्वाधिक लयहीन, लय मुक्त जीवन, जबकि भारत लययुक्त जीवन का पर्याय रहा है। मैं अपने गुरुजनों से, अपने मित्रों से पूछता हूं जो विदेश में रहते हैं, अच्छा ये बताओ कि अमेरिका कनाडा में यहाँ का क्या सुना जाता है? लोग कहते हैं कि यहाँ बड़ी मांग है बिस्मिल्लाह कागज सरकारी। यहाँ गोदई महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं, रविशंकर की पूरी जमात है। मैं तो पूछता हूँ क्या भारतीय शिक्षा प्रवाह कभी चर्चा करने मिलती है? आपको भी कभी कभार बुला लिया, भारत की शिक्षा को कौन चर्चा करेगा? कहता है सब कुछ मेरे यहाँ भी उधार लेके गए। तो क्या तुम्हारी शिक्षा पर कोई चर्चा करे? तो हमारा जो मूल है, जो हमारा मौलिक है, जो हमारी विरासत है, उसको हम छोड़ छाड़ के दुनिया के बाकी हिस्सों की नकल करने में लगे।
ऐसी पढ़ाई लिखाई जो हमें बाबूजी कहने में शर्म का एहसास कराती है और डैड कहने में हम अपने आप को बहुत पढ़ाई लिखाई इस देश में बहुत ही चलने वाली है। मेरा मोटा अनुमान ये है कि जो व्यवस्था अपनी विरासत को छोड़ के भटक जाती है और एक दिन समाज में स्थान नहीं बना सकती, इसलिए मैं एक अनुमान, एक शिक्षा का छात्र होने के नाते मैं एक अनुमान आपको बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में भारत एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था से गुजरेगा जिसमें बच्चों को सवाल पूछने की छूट होगी, अनुमान लगाने की छूट होगी, झूठ सीखने के कम से कम हो सकती। वास्तव में वही भारत की शिक्षा व्यवस्था होगी, वही उस विरासत से जुड़ी हुई व्यवस्था होगी। और मुझे लगता है कि ऐसी व्यवस्था के निर्माण में आप सब काफी योगदान हो सकता है। हम जैसे लोग अब इसमें योगदान देने की स्थिति में शायद ये एक लंबी लड़ाई है जिसे तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी कैसे व्यक्ति का निर्माण करना है शिक्षा को, उसके लिए मैं एक छोटी कहानी आपको सुनाता हूँ। आयोजकों ने कहा था कि 5 मिनट 5 बजे हम यह कार्यक्रम बंद कर देते हैं, इसलिए मैं भी अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और बाकी लोगों को भी हम सब ने एक कहानी पढ़ी है ईदगाह, कितने लोगों ने पढ़ा? तो बड़ी है, हो गया है। ये कहा जाता है कि 35 मिनट के बाद सुनना बंद हो जाता है। तो पहले तो एक बार जोर से तुम लोग हंसो, ये सब हंसो तो जोर से मैं आगे बढ़ो, हंसना आता है जोर से तो तुम्हारी एक किलकारी इस संस्थान में रहे। अरे इतनी कमजोर हंसी, गेट के बाहर नहीं गए, हंसो इधर से, दीक्षांतियों हंसो, और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। तुमने यहाँ जो कुछ भी सीखा है वही तुम्हारे जीवन का संबल बने, तुम्हारी ये किलकारी संस्थान में रहे। कहानी से यदि कुछ सीख सकती हो तो सीख के चले जाना है। हम लोगों ने कहानी पढ़ी है प्रेमचंद की ईदगाह, उन्होंने पढ़ी है ना सब लोग। उसमें हामिद एक छोटा सा बच्चा है, वो देखता है कि उसकी दादी जब भी रोटी बनाती है तो उसका हाथ क्या होता है, हाँ अब क्या चाहे होगा, मैं कहूँगा तो नहीं करोगे, अब ये समाज हो पाएगा जो चाहिए, हाथ उनका जल जाता है। तो क्या होता है, हामिद मेला देखने जाता है। मेला में अरे इतनी जल्दी चिंता वो खरीद लेगा तो दिल खराब हो जाएगा। खिलौने और मिठाई के बदले क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको अपनी दादी के हाथ को जलने से बचाना है। काम क्यों करता है? बच्चा है। हाँ? तुम्हारा काम यह है कि तुम्हारे आसपास जो कुछ होगा, क्या हो रहा है, उसका अवलोकन करना, जिसे कहते हैं बहुत सूक्ष्मता के साथ देखना। यदि हामिद अपनी दादी को रोटी बनाते हुए न देखता होता तो क्या यह अनुमान लगा सकता था उसकी दादी का हाथ चिमटे से रोटी बनाने पर जलने से बच जाएगा? क्या कर रहा था हामिद? देख रहा था ना अपने आसपास, उसको कहते हैं अवलोकन करना। और फिर वो मेले जाता है, दादी के पास कितना पैसा था? 5, 3 पैसा उनको उसको दे देती है। मेले में जब वो पहुंचता है तो उसके दोस्त क्या खरीदते हैं? मिठाई और खिलौने। ख्याल करना कि उसका कोई टीचर, कोई गुरुजी उसके साथ मेले में नहीं है। उसे कहते हैं द्वंद्व में फंसना। ये जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब निर्णय लेने के पहले ऐसे द्वंद्व में फंसोगे या उलझोगे। उस समय तुम्हारी जो आंतरिक शक्ति है, तुम्हारी जो अंतर्दृष्टि है, जिसे हम इंसाइट कहते हैं, वो तुम्हारा सहयोग करेगा, यही तुम्हारा निश्चय। आगे क्या करता है? मन को कैसे समझाता है? अरे मिठाई का अभी खाया और अभी क्या? ये मिट्टी का भित्ती, चिमटे से मारू तो मिट्टी का तरीका क्या है? क्या निर्णय लेता है हामिद? उसे
हमें अपने दादी के हाथ को जलने से बचाना है, इसलिए चिंता खरीद है। भारत को एक वैसे हजारों लाखों आमिलों की जरूरत है जो निर्णय ले सकें और अपने निर्णय पर जमे रहें। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत